Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम बैक टू आवर यूनिट 11 ऑफ कॉमर्स। और ये आपका इंश्योरेंस के हवाले से है। और इंश्योरेंस का जो टॉपिक है ये इट्स नॉट दैट मच हार्ड, इट्स इजी। इसमें एक चीज़ ये है कि आपके ना एमसीक्यूज़ के जो पेपर्स हैं उनमें ये इतना आता नहीं है, यानी जो पास्ट टेंस दिखाई दे रहे हैं उसमें इतना नज़र नहीं आया। अनदर वन इसमें यह है कि आपके जो पेपर 2 है उसके अंदर भी ये आता है, मगर इसके सवाल इतने कॉम्प्लेक्स उतने हार्ड नहीं होते, यानी इतने ट्रिकी नहीं होते। तो बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक तो वो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से यानी बाकी कॉमर्स से रिलेटेड थोड़े से ट्रिकी हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि भी आपके एग्जाम में इतना इसलिए ना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। सो हम इंश्योरेंस लेते क्यों हैं? सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होगी, भाई व्हाई डू वी हैव इंश्योरेंस। पहले तो आपने कुछ चीज़ में याद रखना है कि इंश्योरेंस जो है ना उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। सो आपको बहुत मुख्तलिफ इंश्योरेंस की टाइप्स मिलेंगी पूरी पूरी दुनिया के अंदर। हाउएवर जो हम अभी आपके कॉमर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इंश्योरेंस का आप समझ लें बेसिक आइडिया है फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड आउट। सो इट्स लाइक बेसिकली द कोर सेंस ऑफ इट। तो हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो हमारा कम हो जाए। जैसे कि ये मेरा माउस है, ठीक है। सो अब इस माउस को मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही महंगा आई नो लाइक मुझे कंपनी का पता है जो कि अपने माउस बेचती है फॉर 20,000 फॉर लाइक 30,000 एंड सो ऑन ना। सो अब अगर आपने उसका माउस ले लिया, साथ में आपने कुछ और गैजेट्स ले लिए, आपके पास पूरा एक सेटअप है, आग लगी, आपका सारा का सारा सेटअप गया, खत्म हो गया। सो यू विल बी डिवास्टेड, राइट। सो व्हाट डू यू डू कि आप जो लेते हैं तो आप उसी वक्त उसको ना आप इंश्योर करवा देते हैं ताकि आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई डैमेज हो अगर, तो आपका जो रिस्क है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस वाली कंपनी होगी वो आपके रिस्क को बेसिकली कुछ उसका परसेंटेज पे ऑफ कर देगी। तो इसकी एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि हम चाहते हैं कि हमें कंपनसेशन मिले, कोई आपको लॉस हुआ, सो वी नीड टू हैव अ फाइनेंशियल मोटिव के भी हमें उस चीज़ का बदला मिले। ऐसे इसमें बड़ी अजीब चीज़ है कि कोई नेचुरल रिस्क आए, कुछ नेचुरल कोई चीज़ आई है, तो उसमें बजाय इस चीज़ की कि हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि भाई व्हाट हैपेंड और अल्लाह ताला ने इसमें क्या खैर मेरे लिए रखी होगी इस नेचुरल रिस्क के अंदर, और मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूँ, और मैं इससे क्या अपने आगे फ्यूचर के लिए मैं क्या चीज़ प्रिपेयर कर सकता हूँ। सो बजाय लाइक डूइंग दैट हम मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर हम आ जाते हैं, एंड वी नीड टू हैव और कैश बैक, यानी हम इतने कैपिटलिस्टिक जहन वाले हो रहे हैं। तीसरी जो इसमें रीज़न होती है वो ये है कि भी फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्शन, अगेन द सेम स्टफ के भी आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके बच जाएं। फोर्थ, बिजनेस कॉन्फिडेंस। नाउ दिस बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। सो स्टार्ट के अंदर ना आपका जो पैसा होता है वो बहुत कम होता है। सो व्हाट डू यू ट्राई टू मेक श्योर कि जो आपका पैसा है वो सेव्ड है, सो इट इज़ सेफ इन योर बिजनेस। उसका तरीका क्या होता है कि आप उसको इंश्योर करवा देते हैं ताकि अगर आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा, डूब गया आपका बिजनेस, तो उसके बदले आपको उसकी एक परसेंटेज ऑफ दैट कॉस्ट आपको वापस मिल जाती है। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बेसिकली अगेन इट्स द सेम स्टफ एज द फर्स्ट पॉइंट कि आपकी इन्वेस्टमेंट है ना कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, नाउ यू वांट टू हैव दैट थिंग विद यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। लाइक बेस्ट आइडियल तो ये कि भाई आप जब तक मर नहीं जाते तो उस वक्त तक आपके साथ ही हो, ताकि आप उसको यूज़ कर सके, आपसे फ़ायदा उठा सकें। तो आप क्या करते हैं कि भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके अंदर कुछ पैसे ताकि वो चीज़ आपके पास ही रहे, तो आप इंश्योर करवा लेते हैं। अगर उस चीज़ को कुछ डैमेज होगा तो आपको उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाती है जिसके थ्रू फिर आप उसी तरह की एक और चीज़ बाय कर सकते हैं अगर वो कभी डैमेज होगी। मगर जो चीज़ें बहुत रेयर होती हैं उनमें फिर इससे डेफिनेटली नहीं होता, मगर चलो आपको उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट आपको वापस मिल जाती है। सो इट एक्ट्स एज एन इन्वेस्टमेंट इन दैट मैनर। तो रिस्क रिडक्शन जो होती है उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पूलिंग ऑफ रिस्क का। इसमें बेसिकली ये आपने ना अक्सर नाम सुना होगा, हमारे पाकिस्तान में चलती हैं कमेटियाँ। सो कमेटी बेसिकली ये होता है कि वी हैव अ बंच ऑफ पीपल एंड दे ऑल पुल इन देयर मनी, लाइक एवरी मंथ हो गया, ईयरली हो गया, वीकली हो गया, जो भी है, और हर महीने या हर वीक जो भी आपने एक टाइम पीरियड सेट किया हुआ उसमें एक बंदे का नाम आता है। तो जिस भी बंदे का नाम आता है वो सारा का सारा पैसा जो है वो फिर उस बंदे को जाता है। एंड देन दैट सेम थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स से जनवरी को किसी का नाम है, फरवरी को किसी और का नाम है, सो ऑन। तो जनवरी को जिसकी बारी होगी वो बाकी 12 महीने जो बाकी 11 महीने जितने भी लोगों ने पैसे दिए हैं वो सारे इसके पास आ जाएंगे। सो ही कैन बाय समथिंग जो किसको चाहिए हो या फिर कहीं उसने जाना हो, जो भी है उसकी ज़रूरत है, तो वो सारी वो उस महीने के अंदर पूरी कर सकते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट मंथ कमिंग अप। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर वो जो पहला बंदा है वो भी अपना उसमें कमेटी डालेगा और बाकी जो सारे लोग हैं वो भी इसमें कमेटी डालेंगे अपनी। तो इस तरह से जो कमेटी की
जो बारी होती है ना, ये फिर लाइक पूरे साल या पूरे वीक या पूरे हफ्ता आपके चलती रहती है एंड सो ऑन। तो पूलिंग ऑफ रिस्क इनिशियली आपकी जो इंश्योरेंस है वो इसी तरह स्टार्ट हुई थी कि भाई होता क्या है कि आप सारा का सारा ना अपने रिस्क खुद ही अपने कंधों के ऊपर उठाने के बजाय आप क्या करते हैं कि आप कुछ कुछ पैसे एक बंदे को पकड़ाते रहते हैं, ठीक है। अब जिस भी बंदे का लॉस हुआ वो बंदे तक सारे के सारे पैसे चले जाएंगे इस तरह से। तो आप समझ लेंगे सेकंड इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि भी जैसे पाकिस्तान के अंदर भी होता है, गवर्नमेंट ना एक स्पेसिफिकली कुछ जो टैक्स वसूल करती है उसमें से वो कुछ टैक्स को निकाल लेती है फॉर सेविंग पीपल फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। जैसे कि आजकल भी फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं तो उसके लिए उसने एक नया इमरजेंसी फंड बनाया होता है। तो इस तरह से फिर सारे लोग पूल इन करते हैं उसमें पैसे। और वो एक अलग बात है कि हम पूरे विलिंगली नहीं करते, मगर उसमें यह है कि भी आपके सारे पैसे उसमें जाते हैं किसी को हेल्प आउट करने के अंदर ना। सो सिमिलरली इंश्योरेंस के अंदर भी यही होता है कि आप अपने पैसे जमा करवा रहे हैं कि भी अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो इन पैसों समेत आप जो कंपनी है वो भी कुछ इसमें पैसे डालेगी, और जो मेरा रिस्क जो मेरा नुकसान है हम उसको ख़त्म कर देंगे, या हम उसको जितना भी कॉम्पनसेट कर सकते हैं हम उसको उतना कॉम्पनसेट करेंगे। देन वी हैव सम टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आपके पास दो तरह के रिस्क होते हैं आपके कॉमर्स के अंदर। सो यू हैव योर बिजनेस रिस्क एंड देन यू हैव योर पर्सनल रिस्क। जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसके अंदर यू हैव लाइक आपको कोई ना वेयर हाउस है उसमें आपकी आग लग गई, मे बी आपकी कुछ चीज़ें थी वो चोरी हो गई, मे बी आपकी जो लाइक मशीनरी थी उसका कोई बहुत ही एक्सपेंसिव पार्ट था वो आपका टूट गया, वो आपका ख़राब हो गया। सो यू नो ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीज़ें बिजनेस रिस्क की कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। बैड डेब्ट्स का जो है ना कॉन्सेप्ट बैड डेब्ट्स का, ये बेसिकली उसको कहते हैं जब कोई बंदा आपका लोन लेके भाग जाए या डिफॉल्ट हो जाए। डिफॉल्ट होने का मतलब ये कि वो आपका लोन पे नहीं कर सकता वापस इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, या उसके बाद भी आपने एक्सटेंड भी कर दिया मगर उससे पे नहीं हो रहा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि दूध ख़राब हो गया, बाहर पड़ा था दूध ख़राब हो गया, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी खाने की कोई चीज़ बाहर थी वो ख़राब हो गई। तो इसी तरह से आपका एक उधार किसी ने आपसे लिया वो ख़राब हो गया, वो यानी बैड हो गया, वो आपको पे नहीं कर सकता। सो आपको फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे उसके आप एसेट्स बेच भी दें, उसके पास इतने एसेट्स हैं ही नहीं कि वो आपका लोन वापस कर सके। तो उस केस में उसको हम कहते हैं भाई बैड डेब्ट हो गया। तो ये भी एक बिजनेस रिस्क होता है कि भी किसी क्लाइंट है आपसे कुछ चीज़ खरीदी और उसके पैसों से मैं आपको ना महीने बाद पे करूँगा, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि भी उसी महीने के अंदर अंदर उसका सारा बिजनेस ठप हो गया, उसके सारी जॉब खत्म हो गई एंड नाउ ही हैज़ नथिंग टू पे यू विद। सो व्हाट हैपेंस नाउ इसके भी आपको अब उसको या तो फॉरगिव कर दें या आप कोर्ट में जाके उसको जेल करवा दें, मगर आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप उसको इंश्योर नहीं करेंगे। तो एक ये होती है इसमें बैड डेब्ट की कॉन्सेप्ट। देन वी हैव एम्प्लॉय इंजरी वाला, ये फिर एक हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, सेफ्टी इंश्योरेंस होती है, मशीनरी की अलग इंश्योरेंस होती है, व्हीकल्स की अलग होती है एंड सो ऑन। नाउ वी हैव पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क के अंदर इलनेस है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कैंसर हो गया उसको, तो कैंसर के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी होगी कि भाई कैंसर के इलाज के लिए आपकी इंश्योर्ड अमाउंट ये है, आपको यूज़ करें, और लाइक दैट इज़ फ्रॉम अस। आपने जो हमसे 5 साल पहले 6 साल पहले आपने जो हमसे इंश्योरेंस ली थी ये उसका वो है सिला है क्या नहीं है, ये उसका कंपनसेशन है। देन यू हैव एन एक्सीडेंट, किसी का बहुत ही खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी के भी आप इंश्योर करवा सकते हैं, और अपनी जो आपकी फिजिकल बॉडी में जो लाइक डैमेजेस आए हैं उनको भी आप इंश्योर करवा सकते हैं। और डेथ का तो आप सबों को पता ही है जिसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होता ये है बेसिकली कि भी आपकी जो भी बच्चा था आपका या फिर आप खुद थे तो आपका ये होता है कि आप सड़क गए या आप दुनिया से रुखसत हो गए, गलती हो गए, तो अब ये होगा कि आपके जो भी ख़ानदान है, आपके जो भी जिसको भी आपने अपनी इंश्योरेंस देनी होती तो उसको आपके पैसे दे देते हैं, जो कि अजीब एक वो है कॉन्सेप्ट है कि भी लाइक इट डोंट मेक सेंस कि ये अजीब मजाक है। यानी बंदे ने तो जाना ही जाना, उसने मरना ही मरना, मगर आप उसको इंश्योर्ड करवा रहे हैं ताकि मरे तो हम इसकी मौत से भी जितनी भी फाइनेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं हम उतनी भी उसमें से निकालें। सो स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट। एनीवेज, लॉस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी उस पर आग लग गई, फ्लड आ गया, डैमेज हो गया, अब उसको आपको कुछ उसकी कॉम्पनसेशन आपको ना उसकी कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए तो आपको वापस मिल जाती है। तो ये था हमारे पास कुछ तरह के रिस्क। अब इसमें आपने याद रखना कि हमारे पास कौन से रिस्क होते हैं जिनको हम इंश्योर करवा सकते हैं और कौन से होते हैं जिनको हम इंश्योर नहीं करवा सकते। तो जिनको हम इंश्योर करवा सकते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो कि एक्सीडेंटल हैं, यानी आपने उनको प्री प्लान नहीं किया हुआ। इसमें I'll tell you one thing, बाहर की कुछ कंट्रीज़ के अंदर, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में भी ऐसा होता है नहीं, मगर बाहर के कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है कि लोग बाकायदा इंश्योर करवाते हैं, बड़े शरीफ लोग होते हैं वो इंश्योर करवाते हैं और बाकायदा इसके लिए पूरे गैंग्स बने हुए हैं। वो ये करते हैं कि आप उनके पास जाएं और आप उनसे कहें कि ये मैंने
अपना गाड़ी है, मैंने उसको इंश्योर करवाई है और नाउ आई वांट माय मनी बैक। तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी गाड़ी को आग लगा देते हैं और आप सुबह उठेंगे तो आपकी गाड़ी को आग लगी हुई होगी, आपकी गाड़ी बिल्कुल ब्लैक खत्म कार्बन बना होगा एंड यू विल गो टू योर इंश्योरेंस, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी उसके पास आप जाके बताएंगे भी ऐसा हुआ और इंश्योरेंस कंपनी जो आपको आपके पैसे वापस कर देगी। ये बाहर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बाहर गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो लाइक 400% यानी 400 गुना ज़्यादा उसकी प्राइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर। तो फिर उनको उसको ना पैसा मिल जाता है वापस। तो इस तरह से वो अपना एक बिजनेस चलाते रहते हैं। गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा गाड़ी वो खुद नहीं खरीदेंगे, मल्टीपल लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे ही अपनी गाड़ी खरीदी, उनको बहुत ही सस्ती पड़ी और अब उन्होंने क्या किया कि भी इंश्योरेंस कंपनी में जाकर उन्होंने इंश्योर करवा दी और उसको एक्सीडेंट के तौर पर उसको जला दिया, उसको तबाह कर दिया, जो भी कर दिया उन्होंने उसको, और फिर वो अपनी इंश्योरेंस लेने आ जाते हैं वापस। तो इस तरह से वो फिर ना कॉन्स्टेंट एक पैसों का फ्लो आ रहा होता है। अब इसमें कितना प्रॉफिट होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सो आई कैन नॉट गिव यू टिप्स ऑन इट, बट इस तरह से भी काम होता है वहाँ पे। तो नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होगा इसके बदले में, बेसिकली वो जो कि काफ़ी सर्टेन है, जो कि हो के ही रहेगा। अब एक बंदा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि ये 5 साल बाद मरने वाला है, आप उसको फॉरन करें इसको इंश्योरेंस कराओ, इसकी इंश्योरेंस कराओ ताकि हमें तो कुछ फ़ायदा हो ना। तो वो नहीं हो सकता क्योंकि इसके 5 साल की डेथ का वो डॉक्टर ने कह दिया। अब वो हो या ना हो मगर कह तो दिया। इसी तरह से आप किसी बच्चे को गाड़ी में बिठा रहे हैं और फिर आपने बल्कि किसी बच्चे के नाम पर आप गाड़ी कर रहे हैं। इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर और फिर ना बिजनेस के अंदर। ये आपके कुछ MCQs भी इस तरह के आएंगे जिसमें आई स्टिल रिमेंबर एक MCQ था जिसमें यह था कि भाई इंश्योरेंस किसकी ज़्यादा महंगी होगी, एक बच्चे की यानी एक टीनेजर जो कि जिसने अभी अपना नया लाइसेंस लिया है उसकी, या एक 40 years old मैन की। तो उसमें आंसर था कि एक टीनेजर की, क्योंकि वो भी गाड़ी चलाना सीख है तो उसके वो ठुकेगा, वो कहीं ना कहीं ठोकेगा अपनी ना गाड़ी को, तो उसके डैमेजेस आएंगे, दैट इज क्वाइट सर्टन। तो इसलिए उसकी इंश्योरेंस थोड़ी महंगी होती है ताकि लोग जो हैं वो इंश्योरेंस को एज अ प्रॉफिट ना कमाना शुरू कर दें। वरना तो ऐसा होता है कि भी मैं लोगों से कहता है कि भी मेरी ये ना फ्रिज है, मैं उसको फ्रिज को इंश्योर करवाना चाहता हूँ, और अगले दिन जाके उनको पता चले कि जो फ्रिज है वो 40 साल से काम कर रही थी और कल उसकी गैस ख़त्म हो गई थी, तो एक दिन उसने और काम करना था, फिर वो ख़त्म हो जानी थी। तो इस तरह की चीज़ों पर बोलते हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। सो इसी तरह से मल्टीपल और भी हैं चीज़ें, एक्सीडेंटल होनी चाहिए और उसके ना प्रूफ होना चाहिए, यानी वो वेरीफाइड हो, ये बहुत ज़रूरी है, वेरीफाइड हो। दूसरा इसमें यह है कि भी वो आपकी ही हो, ओनरशिप इसमें आपने याद रखनी है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप इंश्योर करवा रहे हो अपनी चीज़। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर आपको जेल हो सकती है। यानी अगर आप बाकायदा एक धंधा की तरह जा रहे हैं, यानी आपके पास प्रूफ भी नहीं है, आपके पास वेरिफिकेशन भी नहीं है, वो चीज़ आपकी भी नहीं थी और वो एक्सीडेंटल भी नहीं थी, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो आपको जेल में डाल सकती है। देन यू हैव प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये आपने कुछ याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इंडेमनिटी के नाम से। इंडेमनिटी जो है ना, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो भी आपने अपनी इंश्योरेंस करवाई है वो आपको उसका जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो आपको मकदार मिलेगी, पूरी की पूरी उसकी वर्थ वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलेगी वापस। सो अगेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ माय पेन। सो ये छोटा सा पेन है, बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल ले चुका हूँ मैं। सो अब इस पेन के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी निब खराब हो गई है, तो अब इस पूरे के पूरे पेन की मुझे वैल्यू वापस नहीं देंगे कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी, बल्कि जो उसकी निब की वैल्यू होगी सिर्फ वो देंगे मुझे वापस, क्योंकि बाकी पूरा पेन सही सलामत है। सो दैट इज हाउ इंश्योरेंस वर्क। भी आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो आपका एक्चुअल लॉस है आप उसको कवर अप करेंगे एज एन इंश्योरेंस कंपनी, पूरी की पूरी एंटायर जो उसकी वैल्यू है वो आप वापस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इसी के अंदर एक फर्दर सब कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन का। अगर आपने मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योरेंस आपने करवा ली है, सो आप एज अ प्रॉफिट उन सारों, यानी मैंने 15,000 की उनसे भी करवा ली है अपने, एक लेट से यहाँ पे एक ए है कंपनी, इससे मैंने 15,000 की ना करवा ली है इंश्योरेंस। इसी तरह से बी कंपनी है, इससे मैंने करवा ली है जी 15,000 की। तो अब मेरा लॉस हुआ तो अब ये दोनों पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास आएंगे और बाकायदा इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये लोग देखेंगे भी आपने कहाँ से इंश्योर्ड किया हुआ। तो अगर आपने एक से ज़ायद जगह पे इंश्योर्ड किया हुआ तो वो सारी आपस में मिलके उस लॉस को बांटेंगे अपने, यानी आपस में इकट्ठे बांट देंगे। तो आपको लॉस हुआ जी 5,000 का, लेट से होगा क्या 2,500 ये लाइक 2,500 ये ले लेगी और 2,500 ये ले लेगी। इस तरह से वो दोनों हाफ पे करेंगे ताकि आपका एक्चुअल लॉस पूरा कर दें।
होना क्या चाहिए था, कभी वो 5,000 ये वाले भी पे कर दी, 5,000 वो भी करती है, मगर इससे क्या मसला है, कभी आपको प्रॉफिट मिलता है, आप उसको एज ए बिजनेस बना लेते हैं। तो इसलिए फिर वो ये एक जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ भी आपने इंश्योर किया हुआ है वो पहले उन सारी चीज़ों का एक वेरिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद वो आपस में उसको बांटते हैं और बांट के फिर आपके एक्चुअल लॉस को पूरा करते हैं, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन का ये है। देन यू हैव सब्रोगेशन। जो सब्रोगेशन होती है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि आपके पास ना किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कर दी, जिसको कहते हैं भाई इंश्योरर जो है उसने आपको पे कर दिया। अब ये क्या होगा कि अब वो जो आइटम है वो अब आपकी रहेगी नहीं, उनके पास अब हक आ गया कि उस आइटम का फॉर एग्जांपल अगर इस पे मोर देन 50% डैमेज हुआ है, उन्होंने पे किया, अब ये आइटम मेरी नहीं रही, एंड दे कैन एक्चुअली सू मी फॉर दिस आइटम, लेकिन एक्चुअली सू मी रिस्पॉन्सिबल। तो गाड़ी थी, खराब हुई, आपने इंश्योरेंस करवाई थी, इंश्योरेंस वालों ने आपको पैसे दिए, नाउ गाड़ी पे ज़्यादा हिस्सा उनका है, अब वो उनकी है गाड़ी जो कि अब आप चला रहे हैं। तो अक्सर का जब आप इंश्योरेंस अपनी मंथली की पे या फिर जो भी आपकी एक ईयरली की फीस होती है, जब आप उसको पे नहीं कर पाते तो आपसे गाड़ी वो ले लेते हैं वापस, दे हैव द राइट। सो इंश्योरेंस बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से चलती है, डिफरेंट जगहों पर बहुत उसके मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, मगर ये उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। देन यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बेसिकली हम कहते हैं कि आप जब अपनी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके ऊपर वो एक ना इंटरेस्ट लगाते हैं कि भाई ठीक है हम आपकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मगर हम इसमें जिसको वो कमीशन कहते हैं या अपनी ज़ुबान में उसको बड़ा पॉलिश करके प्रॉफिट कहते हैं कि भाई हम आपसे एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो बेसिकली आपको सूद ही कहते हैं। सो इट्स बेसिकली इंटरेस्ट। तो आप क्या करते हैं कि भाई हम आपसे आपकी ना गाड़ी करवाते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा सूद भी आपसे रखेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो भी इंश्योर्ड चीज़ है वो आपकी होगी, ओनरशिप आपकी है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है कि भी जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ को हम उसको इंश्योर करवा रहे हैं, तो आपके नेबर की ना हो, आपके मामू की ना हो, आपकी खाला की ना हो, बल्कि वो आपकी हो। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने इसमें याद रखने हैं। देन यू हैव अटमोस्ट गुड फेथ। अच्छा, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये है कि भी जो भी चीज़ को आप इंश्योर करवा रहे हैं, यू मस्ट टेल द ट्रूथ जब आप अपनी इंश्योरेंस वापस उनसे ले रहे हो। कभी कितना डैमेज हुआ, एविडेंसेस हो, प्रूफ हो, तो आप पूरा आपको एक ओथ होता है वो आपने साइन करना होता है। सो यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डिटेल्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंश्योर योर गाड़ी थी जो या फिर ना जो भी था। तो ये था हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ, कुछ प्रिंसिपल्स थे इंश्योरेंस के। देन यू हैव कैलकुलेशंस। वो हम इस मरतबा नहीं कवरअप करेंगे, यानी इन सीरीज़ के अंदर नहीं हम अपना कवरअप करेंगे। वी विल कवर दम आप इन योर पास्ट पेपर्स की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम चला कवरअप करेंगे। उसमें फिर रिलेवेंट एग्जांपल्स भी हैं, आपकी कुछ MCQs भी हैं, पेपर 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी लंबी डिटेल होती है। वो हो गया। उसके बाद स्टेप 2 ये होता है कि भी आप फिर अपना एक ना प्रीमियम, जिसको वो कहते हैं कि भी आपने कौन सी इंश्योरेंस बाय करनी है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है, एंड सो ऑन। प्रीमियम कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि भी आपने ना अपनी, अब जैसे ये मेरा माउस है, तो अब इसके ऊपर कितनी इंश्योरेंस लगेगी वो सारी की सारी कैलकुलेट होती है, और उसके ऊपर जो इंश्योरेंस लगाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो भी सारा सारा इसमें कैलकुलेट होता है। इसके ऊपर कितना डैमेज आया, ये कितनी यूज्ड हुई भी है, इसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके फ़ौरन बाद देन वी हैव अ कवर नोट। कवर नोट वी यूज़ फॉर आप समझने के भी ये एक तरह से जो मैंने अभी अपना माउस इंश्योर करवाया, तो उसको एक तरह से एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप बेसिकली अपने पास रखते हैं और उसी के थ्रू फिर आप जाते हैं अपनी इंश्योरेंस वापस उनसे लेते हैं, या फिर
अगर कोई मसला हो गया तो आप उसको यूज़ करते हैं कोर्ट में जाके अपनी इंश्योरेंस वापस क्लेम करने के लिए। सो वो जो रसीद है उसको हम कहते हैं कवर नोट। वो यानी जब तक आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आई नहीं है उस वक्त तक हम वो एक रसीद होती है। आप में से अगर किसी ने ना अपना स्मार्ट कार्ड या फिर ID कार्ड बनाया होगा तो आपको अच्छी तरह याद है कि भी वो ना एक आपको चिट देते हैं जिसमें आपका बेसिकली आपका नाम होता है और ये चीज़ लिखी होती है कि भी आपने एक ID कार्ड की रिक्वेस्ट बनाई हुई है और इतने दिनों के अंदर आपका ID कार्ड आने वाला है। तो ये बेसिकली एक रसीद होती है, आपने कितना पे किया वो भी इसमें लिखा होता है। तो दैट इज नॉट योर एक्चुअल ID कार्ड, योर ID कार्ड कम्स आफ्टर दैट एंड देन यू गो देयर, या फिर आपके घर डिलीवर होता है, आप उस चिट को दिखाते हैं एंड देन दे लाइक यू आर एबल टू रिसीव इट। सो सिमिलरली कवर नोट भी इसी तरीके से एक रसीद होती है सिर्फ, जो कि बस सिर्फ दिखा रही है कि भी ठीक है आपने फलां चीज़ को इंश्योर किया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बनने से पहले वो चीज़ डैमेज हो जाती है, सो दिस कवर नोट कैन एक्ट एज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। हाउएवर जो ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारी बन जाएगी तो फिर कवर नोट की जो रसीद है इसकी फिर जरूरत आपको नहीं होगी, देन यू विल यूज दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट, इट्स लाइक अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। बिटवीन दूसरी हमारे पास है मिस्ट्री हेल्थ इंश्योरेंस डॉट को। तो अब ये बंदा आपको बताएगा कि भी ये लोग जो कवरेज ऑफर कर रहे हैं आपको, यानी हम 50% ऑफर कर रहे हैं, 10% ऑफर कर रहे हैं, कितनी परसेंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो लाइक लेट्स से वो बंदा आपको बताएगा भी फलांग फलांग जो है कंपनी वो आपको अप टू 50% आपको ऑफर कर रही है, और जो ये वाली है कंपनी मेयो बख्श वाली वो आपको ऑफर कर रही है अप टू 40%। सो इस तरह से वो कंपैरिजन बताएगा। देन यू हैव प्रीमियम चार्ज, यानी वो कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं इस इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि इंश्योरेंस भी आप बाय करते हैं डेफिनेटली तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसके ऊपर एक प्रीमियम रखते हैं। तो कौन ज़्यादा सस्ता है, कौन ज़्यादा महंगा है, और एक्सक्लूजन क्या है, यानी लिमिट्स क्या हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती इंश्योरेंस के अंदर, तो भी हर कंपनी के लिहाज से मैटर करता है। कुछ कंपनीज जो कि फूड आइटम नहीं, जो कि आप समझ लें कि भी सिर्फ व्हीकल्स को वो करती हैं, कुछ हैं जो कि सिर्फ लाइफ को वो करती हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंटरेस्ट जो है उसको वो लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि भी आप कौन सी इंटरेस्ट लेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ working all of this out by yourself, what you do is you hire an insurance broker, और वो इंश्योरेंस ब्रोकर जो है वो आपको हेल्प आउट करता है इन बैलेंसिंग आउट, यू नो, इन फाइंडिंग आउट कि भी कौन सी इंश्योरेंस आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, हाउ टू अफेक्ट ए क्लेम, डैमेज हो गया, लॉस हो गया, नाउ यू वांट टू टेक दैट इंश्योरेंस बैक, नाउ यू वांट टू हैव दैट क्लेम बैक। सो व्हाट यू विल डू इज के आप जाके उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। जो ही डैमेज हुआ जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा वो एक यानी एक लाइक दे कैन ट्रस्ट अपॉन यू कि हाँ एक्चुअली डैमेज हुआ। तो ये नहीं कि भी डैमेज हो गया आप एक महीने बाद कॉल करें कि भी मेरा वो फलां तारीख को डैमेज हुआ था एंड सो ऑन। एंड देन यू हैव एन एविडेंस, पिक्चर्स, पुलिस रिपोर्ट्स, DNA सैंपल्स में भी जो भी आपका, तो पुलिस रिपोर्ट ज़्यादा काम करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के हवाले से, मगर पिक्चर्स वगैरह भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि लेती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो एज एन एविडेंस कबूल करती हैं। देन यू हैव कंपनसेशन जो कि आपको मिलती है, नाउ इट इज कॉम्पनसेटेड। तो ये कुछ हमारे पास तरीके होते हैं जिस तरह से हम फिर अपने इंश्योरेंस को हम वापस क्लेम करवा सकते हैं। तो बस यहाँ तक आपका पूरा का पूरा यूनिट 11 था। इट वॉज एन ईजी वन, इट टुक अ बिट टाइम, लाइक 23-24 मिनट हो गए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ क्वाइट ईजी। इसकी MCQs बहुत कम आते हैं और आते भी जो हैं वो बहुत आसान होते हैं। सो इसके इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। बस आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो इंश्योरेबल vs नॉन इंश्योरेबल रिस्क आपने याद रखना है। दूसरा जो आपने याद रखनी है वो है ये चीज़ें, यानी आपके पास एक जो प्रिंसिपल्स हैं इसके वो, और प्रिंसिपल में भी आपने इनको ज़्यादा याद रखना है, बाकी लाइक नीचे वाले वो आपको ऑलरेडी पता ही है। सो दैट वाज इट योर एंटायर यूनिट 11 टॉपिक। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद था कि इस चीज़ से, मगर खैर इंशाल्लाह फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट 12 कवर अप करेंगे। रिगार्डिंग दो स्टूडेंट जो कि अपने पास पेपर्स के हवाले से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वेल इफ़ यू टू विश टू स्टार्ट योर पास पेपर्स देन वेल यू कैन ब्रिंग अप 2 or 3 फ्रेंड्स एंड यू कैन हैव अ ग्रुप सेशंस विद देम। तो उसके अंदर यू गाइस कैन कवर अप योर पास पेपर्स। मगर ऑफिशियली यूट्यूब के जो हमारे पास पेपर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे बाय, आप समझ लें कि भाई लाइक लेट अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर, समथिंग लाइक दैट।
इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपने अभी से स्टार्ट करना है अपने पासवर्ड पर, जो कि एक अच्छी चीज़ है, सो यू कैन ब्रिंग सम ग्रुप या फिर यू कैन ब्रिंग सम फ्रेंड्स ऑफ योर्स, और इस तरह से हम इकट्ठे स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इस चीज़ के कि मैं इंडिविजुअल बच्चों को पासवर्ड्स करवाऊँ, तो दैट विल कॉस्ट यू अलॉट। सो इंस्टेड यू कैन ब्रिंग अ ग्रुप विद यू एंड आई कैन अकोमोडेट यू गाइस। ठीक हो गया। सो स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स को आपके लिए आसान करे, और जिनका 19 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है, अल्लाह ताला उनके रिजल्ट को उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर बनाए और उनकी डिज़ायर्ड ग्रेड्स जो हैं वो उनको अता करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रेड्स दे आर नॉट एवरीथिंग, दे डू मैटर इन सम मैनर, मगर यू विल लाइक वेरी क्विकली रियलाइज आफ्टर योर ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के भी ग्रेड इतने मैटर नहीं करते। पर्सनली मैंने खुद रियलाइज़ किया व्हेन आई सॉ, अच्छा लाइक मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया, सो आई वाज लाइक अच्छा ये तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मे बी सारे सारे अच्छे ग्रेड वाले होंगे। बट देन आई लुक्ड अराउंड माई सेल्फ एंड आई सॉ लॉट ऑफ पीपल जिनके उस तरह से ग्रेड्स नहीं थे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी मैटर नहीं करती, मगर हम उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सो व्हाट हैपन्स देन इज़ के हम फिर उतने ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, हमारी लाइफ में फिर उस चीज़ की कॉस्ट आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आती है उस चीज़ की। सो जितनी चीज़ों की अहमियत देनी उतनी ही दें, एंड बाकी पूरी लाइफ चल करें, मज़े करें अपने। तो ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।